10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज की प्रमुख खबर ये है कि साधना गुप्ता का निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर गुड़गांव से लखनऊ लाया गया, कल अंतिम संस्कार होगा। इस शोक की घड़ी में हम लोग एक बुलेटिन परिवार की ओर से शोक वेदना के साथ में आपके इस बुलेटिन के काफी दिनों से और खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद से जनता पार्टी का एक प्रयास ये है कि जिन क्षेत्रों में कम इसमें वहाँ आपके भाजपा कार्यकर्ताओं टीमों को लगाया जा रहा है और लोगों से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं। कल ईद उल अजहा का त्योहार है, बकरीद का, और बकरीद को लेकर के भी तमाम सी पाबंदियां हैं इस बार। मुख्यमंत्री ने बरतने के लिए 2-3 दिन पहले ही, और इस बीच कानपुर में मुस्लिम क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम में बांट करके ये जानने का प्रयास किया है कि फूल बांट करके मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी थी, और ये जानने का प्रयास किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी को वोट समाज के लोग क्यों नहीं देते। कुल मिलाकर के भाजपा का प्रयास ये है कि ये जानने का प्रयास है कि जो लोग भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं उनके वोट उन्हें क्यों नहीं मिलते, और कोई विशेष कारण है तो उस कारण का निदान करके और उन बूथों को भी मजबूत किया जाए जहां विधानसभा चुनाव में उससे कम वोट होते हैं, कमजोर बूथ है। और अभी उनका जो रहा है, अभी सरकार के 8 साल पूरे होने तो ये ईद उल जुहा बकरीद से जुड़ी घटना है कि कानपुर में मुस्लिम इलाकों में जो मुबारकबाद दी गई है उनका फूल बांट करके दी गई है, और मुस्लिमों से ये जानने का प्रयास किया गया है कि वो लोग आवाज कट रही है वर्मा जी, आवाज कट रही का। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी लंबी योजना है खासतौर से चुनावी राजनीति को कवर करने, चुनावी राजनीति पर विजय पाने और चुनावी राजनीति में एक्सपर्ट बनने की कितनी लंबी योजना है, जिसके तहत केवल चुनाव सोचा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और चुनाव में जीत हार भी लगी रहती है। ऐसा हमेशा होता रहा कि कुछ क्षेत्रों में किसी पार्टी की मजबूत होती है, पार्टी की होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कमजोर बूथों को भी मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चला रही है, और खासतौर से इस एंगल पर कि अगर लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं तो वो सरकार की पार्टी वोट क्यों नहीं। आज हम इसी सारे घटनाक्रम पर, इसी सारे विषय पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, के नगर अध्यक्ष, डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सपा से अनिल मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और सुभाषपा से सुशील कर पैनल है आज का। और यही से आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। किस तरह से ये जो कमजोर बूथ है उनको मजबूत करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है। विकास पांडे से शुरुआत करते हैं आज की, कि तमाम से कार्यक्रम विकास खुद भी किए होंगे, और तो
इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे क्षेत्र को कवर करती है, खासतौर से उन बूथों पर, उन क्षेत्रों पर नजर है जहां उसकी स्थिति कमजोर रही है, उसको वोट कम मिले हैं। और पार्टी का सीधा सीधा मानना है कि अगर लोग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तो उस पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये पता लगाया जाए और कोई खास कारण है तो समस्या का समाधान हो और आने वाले चुनाव में जो कमजोर बूथ हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल निखर करके खिले, ये मंशा भारतीय जनता पार्टी की है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी की जिस कानपुर विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, इस कड़ी में मुझे लगता है कि इसके मूल में ये चीज है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले का विषय है। ये कानपुर में ये आज हो रहा है एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन अगर आप सबको याद हो तो उन्होंने अपने मोदी सरकार को जब चालू किया था तो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है। आपको मैं छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मुझे नीचे जाने का अवसर मिलता है। मैं नीचे जाकर के बूथ स्तर पर काम करता हूं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जाकर के पार्टी के लिए काम करने का प्रयास करता हूं। तो मैंने एक विषय बहुत करीने से नोटिस किया है। आपने देखा हो कि जो अभी मुफ्त राशन की योजना चली, आपको याद होगा कि जिस वर्ग की हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें उसकी आबादी 18 से 25% है, लेकिन राशन कार्ड में मुफ्त राशन लेने की योजना में इस वर्ग की भागीदारी 31% थी। यानी आप देखिए कि वो अपनी जनसंख्या अनुपात से ही ज्यादा मात्रा में इस योजना का लाभ ले रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी बाहर है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये संभव है, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, और चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, उनका अपना एक सम्मान सुरक्षित है, उनकी अपनी भावनाओं की कद्र होती है भारतीय जनता पार्टी। तो अन्य एक मुफ्त राशन योजना विषय नहीं है। अगर आप और जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, आज बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास, आप चलिए नखास, मनिहारी, बंगतपुरा, कोना, भीकमपुरा, आप चलिए इन मोहल्लों में और आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। लगभग यही अनुपात प्रधानमंत्री आवास मिश्रण में भी है कि जहां उनकी जनसंख्या में भागीदारी केवल 18 से 20% है, लेकिन जब योजनाओं के लाभ लेने को आता है, जब योजनाओं का लाभ मिलने की बारी आती है, तो उनकी ये लाभ लेने का जो विषय है वो बढ़कर के 30% और 30% से ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार की मंशा है और हमारी सरकार की मंशा सही दिशा में काम कर रही है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोग हैं जो अपनी धोती राजनीतिक के लिए कंटिन्यू बदलाने का काम करते हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे भड़काने का काम करते हैं। चाहे आपने देखा हो, चुनाव के दृष्टिकोण में भी देखा हो, कई लोगों ने राजनीतिक में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया और उस ध्रुवीकरण का नतीजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा। चाहे उपचुनाव का विषय हो, आजमगढ़ देखिए अगर ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाती, आजमगढ़ का चुनाव, रामपुर का उपचुनाव के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि पार्टी की राजनीतिक विचारधारा है हमारी, अंत्योदय की विचारधारा को आगे ले जा करके जब हम अंतिम व्यक्ति तक देश के विकास को, देश की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम कभी ये नहीं है कि संख्यक है, ये बहुसंख्यक है, ये अति पिछड़ा है कि ये पिछड़ा है, ये हरिजन है कि ये जो है वो सवर्ण है, नहीं देखते हैं। एक मात्र होता है भारत की एक एक जनता को, गरीब जनता को हर योजना का लाभ मिले। तो सरकार के स्तर पर के कार्यक्रम, मुझे लगता है पहल है, इस पहल का स्वागत है। भविष्य में भी की आइडियोलॉजी पर चलते हुए हम ऐसे काम हमेशा करते रहेंगे जिससे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। अरे बरूद पार्टी, आपकी पार्टी में तो सब कमजोर ही बूथ हैं, कैसे निपटेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी? वो तो ठीक है, अगर वहाँ कमजोर बूथ है तो उनका समाधान निकाल रहे हैं। जी भाई साहब, देखिए कमजोर बूथ और मजबूत बूथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2014 से जनता को बरगलाया जा रहा है। और जहां तक रही साहब
पहले मैं मुद्दे पे आता हूँ कि बकरीद पे जो साहब जो उन्हें फूल देख के किस तरीके से साहब बधाई दी गई, तो अच्छी बात है, बधाई दी भाजपा ने, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बधाई देनी भी चाहिए, लेकिन साहब उसका अंदाज जुदा है। जिस तरीके से आवास की बात की गई, उसके बाद राशन की बात की गई, तो तमाम मुद्दे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि जनता जनता, राजा के लिए जनता जनता में भेद नहीं होता, तो राजा के लिए सभी वर्ग, सभी धर्म, सब साथ लेके चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक मुझे दिखाई पड़ता है। और आप देखिए कि क्या इससे पहले क्या बधाई नहीं दी गई, और आप बधाई देने के बाद साहब पूछते हैं कि साहब कि मुझे वोट क्यों नहीं मिलता। एक तरफ भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं कि आजमगढ़ और रामपुर का उदाहरण देते हैं। तीसरा मैं उदाहरण देता हूं देवबंद का, जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, देवबंद में भी साहब मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पे, और वहां भाजपा की जीत हुई। तो भाजपा स्वयं कंफ्यूज है। एक तरफ तो वो ये दिखाना चाह रही है कि साहब हमसे क्या गलती है या जो भी कमियां हैं साहब हम उन्हें सुधारना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब हमें बड़े पैमाने पे वोट मिला, अगर वोट नहीं मिला तो आजमगढ़ या रामपुर की सीटें या देवबंद की सीटें इनकी कैसे जीती। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक है। तमाम अटल जी के भी टाइम में साहब बधाइयां दी गई, लेकिन इस तरीके की ये बधाई जो है ये कुछ इसका अंदाज जुदा है। जी भाई साहब, देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी का छोटा दल होकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एवं रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी को मैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाई साहब, मुद्दे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे भाई साहब ने बताया, साथी ने, कि आवास, प्रधानमंत्री आवास कितने बनवाए। तो भाई साहब देखिए कि आपने प्रधानमंत्री आवास जरूर बनवाए, लेकिन उससे पहले की मायावती जी की जो सरकार रही है, माननीय मायावती जी के सुश्री जी की मायावती की सरकार जो रही थी, कि आपने पता होगा कि उन्होंने ब्लॉक स्तर पर इतनी कॉलोनियां बनवाई थी कि उन कॉलोनियों में रहने वाला व्यक्ति कोई नहीं है आजकल। सबसे पहले बात तो यहाँ पे आ जाइए आप। दूसरी बात आपने ये बताई कि सरकार ने राशन बांटा सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने महंगाई कितनी बांटी, यही भाई साहब बता दीजिए, महंगाई कितनी बांटी। दूसरी भाई साहब मैं आपको बताऊं कि आपने ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत सुंदर आपका ये श्लोक आपने बनाया है, लेकिन भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए हैं कि जब घर ही नहीं रहेंगे तो आप मोदी जी को कहाँ बैठा लोगे, आप तोड़ते चले जा रहे हो। दूसरी भाई साहब मैं बात आपको बता दूं कि यहाँ पर आ जाइए आप, कि कानपुर की स्थिति में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी महंगाई के बारे में पता नहीं है शायद, और हमारे साथी भी नहीं बता पा रहे हैं महंगाई के बारे में, कि आप 1050 रुपए के, यानी कि कोई लेता है सिलेंडर, आपको 1050 का मिलता है भाई साहब। तो आज पुराने दिन अच्छे थे या नए दिन अच्छे आने वाले हैं, कि आप ये बता दें कि नए दिन अच्छे थे या पुराने दिन अच्छे थे, आप ये बता दें। अब रही बात आपके कमल के फूल का, आपने निशान दिया है उनको, आपने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाकर आपने बधाई नहीं दी भाई साहब, आपने एक कन्वेंसिंग तौर पर एक फूल दिया है कि आप इस बार इसी में कब वोट देना, सिर्फ, और कुछ नहीं किया है आपने। बधाई का तो एक आपने एक सीमा देख ली है कि मैं आज बधाई देने जा रहा हूं, तो कल इनके इलाके में हम कमल का फूल दोबारा लेकर आएंगे तो वोट मांगने आएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से हमको वोट नहीं। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि आप आजमगढ़ और रामपुर सीट पर आप विजय हुए हैं, तो कितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से आपको वोट मिला है। आप भूल गए हैं कि कम से कम जो गांव मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के हैं उनसे आपको वोट मिलता है। तो आप ये भूल गए
कि आप ये कहते हो कि हमें मुस्लिम वो लोग वोट नहीं देते हैं, तो आप पहले तो आप काउंटिंग देख लीजिए कि मुस्लिम जो गांव है उनसे आपको वोट निकलता है, तो आप फिर भी कहते हो कि वोट नहीं। तो इस बात को मैं आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि आप उनके वोट को आप मानते ही नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी में वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वोट देंगे कैसे भी कि जब आप उनकी गिनती नहीं करते हो अपने वोटरों में। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को पहचान आगे बढ़ा देते हो। जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बढ़ाते हो आप आगे, तो वो वोट ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल हिंदूवादी पार्टी है। हम भी मैं मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम मुस्लिम का वोट तभी लेंगे जब मैं भाईचारा को अपनाएंगे। जब भाईचारा अपना लेंगे तभी हमें वोट मिलेगा भाई साहब। दूसरी में भाईचारा अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, इस विषय के ऊपर जो है वो कई दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। सबसे पहले तो साधना जी की बात हुई थी, तो उसमें जो है वो आपने हम सब लोगों की भावनाएं समाहित करके और उसके बाद भी उनके परिवार को अध्ययन करने की शक्ति भी, उसकी भी जो है प्रार्थना की है। मैं एक बात कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, इसे कहते हैं ना। तो कब से ही कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के चलने चाहिए। अब हमारी कही हुई पिछले लंबे अरसे से जो बात है, पुरानी तहजीब है, सैकड़ों साल की जो गंगा रमनी तहजीब है, गंगा के ऊपर जहाँ अजीब सी भड़कन हो जाया करती थी और कुछ न कुछ जो है विशेषण सुनने को मिल जाया करते थे हम लोगों को, ये अच्छी बात है कि अब देर आए दुरुस्त आए। कम से कम आपने जाकर बधाई दी, बकरीद की अपने जो बधाई देने की बात, अच्छी बात है। और फिर ये भी हम कहेंगे बड़ी देर कर दी हुजूर के आते। अरे इस बात को अगर आपने बहुत पहले कैद कर होता तो आज कम से कम जो है वो दुनिया के सामने, संसार के सामने, हिंदुस्तान के सामने विश्वास और अविश्वास की जो आपके जो है वो आंख मिचौली है, उसके सामने कम से कम ये सवाल तो नहीं पैदा होता। लेकिन एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है अनिल भाई। भाई जब फूल ही देने जा रहे थे तो काहे कंजूसी कर गए? अरे गुलाब का फूल दे देते, गुलाब तो फूलों का राजा माना जाता है, वहां भी कमल के फूल को आपने दिया। तो मुझे याद आ गया कि अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अडवाणी जी ने जब राम रथ निकाला था तो उस पर भी जो है वो अपने तो क्या बात है कि कमल के फूल से हटके रिश्ता नहीं निभ सकता क्या? या अप्रत्यक्ष रूप से आप ये संदेश दे रहे हो, फिर आप पूछ रहे हैं, आप पूछ भी रहे हैं और आप इस बात कह भी रहे हैं। उसको कि मैं कहूँ, अभी जो है जब बात आई हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने कहा कि साहब मोदी जी ने जो है वो सबसे पहले सबका साथ और सबका विकास की बात की थी और सबका विकास की बात की थी, ठीक बात है। फिर उसके साथ में ये भी था प्रधानमंत्री आवास भी दिए, सबको दिए, ये भी कार्य किया, सबको करा दिया। तो वहां जाकर के फिर आपको ये विश्वास क्यों उत्पन्न हो रहा है कि आप कहते हो कि आप हमें वोट क्यों नहीं देते हो? अरे भाई वोट हम देते हैं या हमें देना है, इससे ज्यादा तो लेने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वोट वो कैसे लेता है। आप विश्वास पैदा करिए, आप जो है कानून और संविधान के अपने जो है उसके हिसाब से अपना आचरण रखिए, लोग बाग जो है बाकी जो है अपने आपको सबको जो है अपने करें। और जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात है तो पिछले काफी अरसे से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का जो भी उनकी शैली रही है, उनकी कार्यप्रणाली रही है, उसके हिसाब से भारत की एकता अखंडता जितनी सुरक्षित रही है पूरी दुनिया ने देखा। हम भी कहते हैं कि बहुत सुरक्षित रही है। हम कब इसमें जो कुछ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी भावना आप ये बनाए रहिए। मैं कहता हूं कि 2500 साल तक, बहुत गंभीरता के साथ इसको कह रहा हूँ, 50 साल कहीं पे कोई जो है वो अपने हमारे दल को सत्ता में आने का मौका मिले न मिले, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान की एकता और अखंडता सुरक्षित रहती है, अगर भाईचारा कायम रहता है, अगर सौहार्द कायम रहता है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर लेंगे, लेकिन आप सत्ता पक्ष की भूमिका का निर्वाह करिए कि आप जो है वो अपने आचरण को ऐसा रखिए जिसमें किसी को अविश्वास न हो और आपको भी किसी पे अविश्वास न हो। ये अच्छी पहल है, चलो, और इसमें आप कायम रखिएगा, हम ये भी मानते हैं। बूथ मजबूत कैसे हों जो हमारे
भाजपा के जो कमजोर बूथ अपने समझती है कि वो बूथ हमारे कैसे मजबूत हों, लेकिन जनता की जेब ढीली होना कैसे बंद हो, भाजपा इसके बारे में तो सोचती नहीं है। आज ही बढ़े गैस के केवल अपने बूथ मजबूत होने की बात सोचती है बस है। सत्ता हमें कैसे मिले इसके बारे में तो उसी सोच के तहत ये गुलाब के फूल दे रहे हैं और जाके पूछ रहे हैं, और उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। उन लोगों से जाके पूछ रहे हैं जिन, अब याद होगा आपको कि अभी पहले किसी चुनाव में दिल्ली या किसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो ये उसी वर्ग से पूछने गए हैं। समस्या देखिए, बूथ मजबूत करना कोई खराब बात नहीं है, राजनीतिक दल है, लेकिन 100% खाली बूथ ही मजबूत हो, कुछ जनता की बात ना हो, ये एक बड़ा विरोधाभास भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। केवल सत्ता की बात सोचते हैं कि हम सत्ता में कैसे रहें। अगर जाके फूल देते कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये समस्याएं पूछते जाके उनसे कि आपकी समस्याएं क्या हैं। इस समय स्कूल के बच्चों का सीजन चल रहा है एडमिशन लेने का, जाके घर में पूछते कि स्कूल की किताबों की फीस इतनी बढ़ गई है, कि फीस बढ़ गई है, किताबें इतनी दाम बढ़ गए हैं, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, ये पूछते। या हर घर से फूल देके ये पूछते कि शिक्षा का अधिकार जो लागू किया है उसके तहत आपका बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, ये फूल देके ये पूछते। तो दूसरा पूछते जो अभी हमने जीएसटी लगा दिया है पैक बंद आटा पे या और चीजों पे, दूध पे जीएसटी लगा दिया है, वो क्या उचित है क्या, ये पूछते जाके। ये पूछते जाके कि सिलेंडर के दाम महीने में 4 बार बढ़ जाते हैं, क्या आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, ये बात पूछते जाके। ये न पूछ के ये जो जा रहे हैं कि हमारी, मतलब देखिए आप सामंती सोच देखिए, तानाशाही, हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो हमें वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी हमारी योजनाओं का। अरे आप सरकार में बैठे हैं, जनता ने आपको चुना है, तो आप योजनाएं लाएंगे, जनता उनका लाभ लेगी, तो आप उस पर अपना हक क्यों समझते हैं कि वो हम ही को वोट दे। आपकी योजनाएं इतनी अच्छी हैं और आप जैसा ढिंढोरा पीटते हैं शायद 70 सालों में कभी नहीं हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बार बार हमारे भाजपा के लोग दोहराते हैं कि शायद ये देश दुनिया में पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार अगर कोई सरकारी योजना लागू कर रही है तो वो बगैर देखे लागू कर रही है। अरे श्रीमान जी बताइए, दुनिया के देश में या भारत में क्या इसके पहले योजनाएं देख के लागू होती थी कि ये गोरा है, ये काला है, कपड़े पहचान लेते हैं, ये भी इस जात का है, ऐसे लागू होती थी। अरे योजना लागू है, जो उसका पात्र है वो किसी जात वर्ग का, उसको लाभ मिलेगा। आप इसको बार बार क्या कहते हैं, आप कहते हैं हमने टीका मुफ्त लगवा दिया, हमने नाज बांटा, हमने क्या होता है ये। अरे सरकार से वही है, सरकार का नाज है। आप भारत माता की बार बार बात करते हैं, मुफ्त नाज बांटा और गले पे फोटो छुपाते हैं, झोले के ऊपर अपनी फोटो, भारत माता वहां भूल जाते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि बूथ आप मजबूत करिए, लेकिन आज जनता तरीके से और समस्याओं से जूझ रही है, जरा उनके तरफ भी गौर करिए, उनका भी सर्वे करिए, घर जा जाके आप पूछिए, बेहतर ये होता। आज ये सामंती सोच आपकी है कि वोट, अगर योजनाएं ऐसे नहीं होता है कि बनिया है कि अगर वो बेरात तनख्वाह है तो हमारी हुजूरी करो। आज ये भाजपा की सोच है और भाजपा को इस सोच से देश को कितना नुकसान हो रहा है, देश की जनता कितना हाथ रहे, देश कितना पीछे जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में आज चिंतन करने की जरूरत है कि बूथों पे आप फूल दीजिए। आप फर्रुखाबाद में शुरू करिए, आप वहां उन्होंने ये पूछा, आप फर्रुखाबाद में फूल देके जो समस्याएं हैं उनके बारे में पूछिए कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, ये पूछिए आप जरा। ये जनता का जो आपको विश्वास हुआ है उसका ये सही रिटर्न होगा। लेकिन जनता ने विश्वास किया, जनता को आप कुछ दे नहीं रहे, महंगाई दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, और उसके बाद फिर सत्ता की बात कि सत्ता में खाली हम ही रहे। अच्छा विषय है और बड़ा संवेदनशील भी है।
मैं अभी अपने सभी साथियों को सुन रहा था, बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। सबने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार के इस निर्णय को सराहा है, ऐसा एक मंतव्य उभर करके आया। किसी ने दृष्टिकोण के नाम से उसको परिभाषित किया, किसी ने कमजोर बूथ को मजबूत करे स्वागत किया। कुल मिलाकर के ये स्वागत योग्य कदम है, ये विपक्षी भी मानने लगे हैं और इनको मानना भी चाहिए, उद्देश्य नहीं अच्छा है, क्योंकि उद्देश्य नहीं अच्छा है। अब उसके पीछे क्या छिपा है, अब हमें तो नहीं पता है कि ये कांग्रेस के साथी हमारे ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं कि इसके पीछे क्या है, इसको ये जान लेते हैं। चिंता नहीं करो, मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ इसके उद्देश्य भी बड़े फलदायी होंगे, धैर्य रखिए। और रही बात ये कि अभी तक आप जो 70 साल में जो समाज को विभाजित करते राजनीति करने का जो मंसूबा आप पूर्ण करते रहे, हम सब लोग जब हर वर्ग के हर धर्म के व्यक्तियों के पास जा रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, वो कार्य आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने तो वर्ग विभेद पैदा किया है। हम उस वर्ग विभेद की खाई को पाटने का काम कर रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है, हमारी सरकार लगी हुई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है कि पूरा देश का हर नागरिक, हर वर्ग का, हर धर्म का जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है वो एक सूत्रता में बंधे, यही राष्ट्र की मजबूती का एक प्रमुख कारण होता है। और आपने कहा कि हमारी योजनाएं मत कहलवाइए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, आपको पता नहीं है कि देश की 80% केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनमें एक परिवार विशेष का ही नाम रहता था। हम सब लोग तो सरकार की योजनाएं बता रहे हैं, उसको आप हमारे मुंह में डाल करके हमारी योजनाएं कह रहे हैं। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारी योजनाएं, हमेशा हर जगह पर स्टेटमेंट दिया है कि सरकार की योजना, हमारी सरकार की योजना। तो कहीं भी आप इस पूरे समाज को मिसगाइड करने का प्रयास ना करें, जनता समझदार है, जान रही है। रही बात मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाकर के हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जो मुस्लिम भाई अभी भी इस शंका के शिकार हैं जो इन विपक्षी राजनीतिक दलों ने उनको भर रखा है। तो उस शंका का भी निवारण होगा और हम सब जगह जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो उनकी समस्याएं हैं उनका एक राष्ट्रवादी विचारधारा को साथ लेकर के उन शंकाओं का निराकरण करेंगे। सभी मुस्लिम खराब नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। कुछ तथाकथित जो कट्टरपंथी है, जो पाकिस्तान के समर्थन से चलते हैं, ऐसे लोगों से हमारा विरोध है। हमारा किसी धर्म से, किसी जाति से, राष्ट्रवादी विचारधारा से, भारत के नागरिक होने से कोई विरोध नहीं है। उनसे विरोध है जो यहाँ पर वैमनस्य फैलाते हैं, उनसे विरोध है जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, जो हिंदुस्तान का खाते हैं और हमारे विरोधी देशों की तरफदारी करते हैं, ऐसे लोगों से विरोध है। ऐसे लोगों को उन जनता के बीच में जाकर के ऐसे लोगों को परिभाषित भी करना हमारा कार्य है। धैर्य रखिए, इसके परिणाम बहुत सुंदर और सुखद आने वाले हैं। 2024 में इसका आपको निर्णय मिल जाएगा। चलिए अनिल जी, इजाजत कुछ कहूँ? एक मिनट मैं चाहूंगा, एक मिनट। सबसे पहले तो कांग्रेस साथी से आग्रह करूंगा कि मुझे लगता है कि उनके झूठ में गुब्बारे की जैसे एक सीख घुसेड़ देने के गुब्बारे की हवा निकल जाती है, फुस हो जाता है। मैं एक विषय बोलूंगा और अपने झूठ को बर्दाश्त करेंगे कांग्रेस लोग बगैर डरे। पहली चीज, जिस महंगाई का रोना रो रहे थे और ये कह रहे थे कि सिलेंडर ये हो गया और वो हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। अगर आप देख सकते हैं तो ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर दिए गए डेटा के अनुसार 1 फरवरी 2014 को एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 1134 रुपए था, 1134।
और आज की डेट में 1005 रुपए है। यानी कांग्रेस ये बताए कि महंगाई किसके शासनकाल में थी। महंगाई के जीते जागते उदाहरण कांग्रेस के लोग थे। यही वजह थी कि कांग्रेस के लिए गाना बन गया कटी सैया तो खूब ही कमात, महंगाई डायन आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे एक सवाल उठा, मुझे लगता है कि पहले सुन लो भाई, आलोक जी जवाब दे चुके हैं, सुनो तो आलोक जी जवाब दे चुके हैं। बोलिए अनिल जी, बोलिए। शेखर जी, सवाल किया गया विभाजन की बात को कि विभाजित किसने किया समाज को हुआ। मैं एक बात पूछूंगा, ये सवाल पूछ लेते हो आप, मुस्लिम से पूछते हैं तो वोट क्यों नहीं देते हो? आज भी होली दिवाली ईद पे बधाई देने जाओगे तो उसके बाद में ये कहोगे चुनाव के ले जा करके कि आप हमें वोट क्यों नहीं देते हो? व्यक्तिगत तौर पे जब गले मिलोगे तो कान में फुसफुसाओगे कि हमें वोट क्यों नहीं देते हो? अरे अगर यही पूछना है तो आप पूछो, पिछले चुनाव से खुद पूछो भाई, जी महाराज से भी पूछ लो, और लोग जो बयान देते रहे, जिस तरीके से घटनाएं होती रही हैं, उनसे पूछो कि विश्वास क्यों पैदा नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे एक तरफ चिल्लाओगे गोली मारो डॉट 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 तो, और उसके बाद कहोगे आप वोट क्यों नहीं देते हो। तो ये परिभाषित करने की परिभाषा आप देखिए, इनके यहाँ भी एक बनी, और इस बात के लिए बनी कि बयान देने से पहले जो है वो कम से कम जो है वो पार्टी से दिखा लिया जाए। भाई इसका मतलब माना गया कि कहीं ना कहीं से बयान दिए जा रहे हैं इस तरीके से। अगर आप जो है वो संविधान को मान करके लोकतांत्रिक परिभाषा के अंतर्गत हर जो है वो समाज के हर वर्ग को, मैं एक वर्ग की नहीं कह रहा हूँ, मैं अल्पसंख्यक में खाली आप मुस्लिम को मत लेकर के चलिए, अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, अल्पसंख्यक में ईसाई भी आते हैं। आप अगर लेने की बात करें, समाज के हर वर्ग में आप विश्वास उत्पन्न करने की बात करिए तो करके आपको वोट देंगे। और जब वोट जो है वो लेने की बात हो तो इतना भी रखिए कि मतदान देने के लिए चाहे कोई वर्ग का व्यक्ति जा रहा हो, उसको पहचान करके जो है कम से कम ये आतंक न पैदा किया जाए कि वो पोलिंग बूथ तक न जा पाए। बड़ा लंबा विषय है, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। ठीक समय कम। जी भाई साहब, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो किताबों पर जीएसटी लगी हुई है, क्या इस पर जीएसटी कम करी है या नहीं करी? जो गरीब जनता कैसे पढ़ा पाएगी उन स्कूलों में? अरे पता नहीं, अरे कश्यप जी आपको पता नहीं है, प्राइमरी स्कूलों की सभी किताबें निःशुल्क सरकार दे रही है। वो आप उसको पढ़ करके आइए, तब आपको समझ में आएगा। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं हम। अरे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए ना, क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? तो सरकारी गरीब बच्चा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए ना। दो बच्चे बच गए, प्लास्टर निर्माण है, और वही कायाकल्प योजना जिसमें पैसिया साहब रोज फोटो खिंचवाते थे। सरकारी स्कूलों का ये हाल है, इतना घटिया निर्माण है कि प्लास्टर टपक पड़ता है क्लासरूम में। कल 2 बच्चे बच गए, जान चली जाती बच्चों की। भाई साहब एक मिनट केवल आलोक जी ने प्रदेश में शेखर भाई एक भी घटना बता दीजिए जिससे विद्यालय की दीवार गिरने से, लेंटर गिरने से किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान हुआ। एक घटना पूरे प्रदेश में आप बता दीजिए, और अगर कहीं पर इस प्रकार की कोई घटना आई है तो स्थानीय प्रशासन अवश्य संज्ञान लेगा। चुनौती क्या है? इतना घटिया निर्माण हुआ है, तो घटिया निर्माण, अरे तो उसका प्लास्टर टपक पड़ रहा है। वो सही बात है, जो घटिया निर्माण हुआ है उसकी जांच होगी, आप क्यों धैर्य रखिए। आज तो होती है, लेकिन इसीलिए आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूलों में? ये बात बस क्यों नहीं भेजते सरकारी अधिकारी? ये बात सही है। सीएम साहब अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूल? नहीं, राष्ट्रवादी भाजपा के लोग खाली अपने बच्चों क्यों नहीं भेजते, ये बताएं। राष्ट्रवादी भाजपा के लोग जो नेता लोग हैं, उनके कितने बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रवादी है, बार राष्ट्रवादी बात करते हैं, और गैर राष्ट्रवादी करके आप उनको अंदर क्यों नहीं करते हैं? ये एक सवाल है मेरा आलोक ना, आप एक बार में सारी चीज नोट करके बोला करते। सवाल पूछ रहा हूँ इनसे, खाली जवाब देखिए। आप वर्मा जी आज इस विषय
भाई साहब एक मिनट देखिए, लखनऊ के अंदर साहब मेथोडिस्ट स्कूल है, उसके अंदर एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार साहब ने निकल के आया शिक्षा विभाग के अंदर। बकरीद और कमल का फूल, दो चीजें हैं, बकरीद और कमल का फूल। हाँ, इसी के ऊपर वर्मा जी आज सबसे ज्यादा एक अजीब सी बात सामने आई कि कई हमारे भाजपा के वक्ताओं ने एक स्वर से बात कही कि सबसे ज्यादा लाभ सरकारी योजनाओं का मुसलमान लेते हैं और वो वोट हमें क्यों नहीं देते हैं। ये कितना बेतुका सा प्रश्न है, गैर राजनीतिक प्रश्न है, जो समझ में नहीं आता है कि सबसे ज्यादा लाभ लेते हैं और वोट नहीं देते हैं। हमें वोट नहीं देते हैं, ये तो आप इस पे करिए। नहीं, आप ये समझिए कि ये कौन सी, ये सरकार आप है, जनतंत्र, आप प्रजातंत्र में हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाभ आप ले रहे हैं, वोट हमको दीजिए। ये आप बात नहीं कर सकते, सुरक्षा की बात है, ये बार बार बात करते हैं दूसरी बात आप महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात आप चुनाव में क्यों नहीं आंकड़े दिखाते हैं? चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तब वहाँ आंकड़े नहीं दिखाते हैं आपको ही है कि हम राष्ट्रवादी हैं और महंगाई ऐसे घट गई बढ़ गई, आप सब नहीं दिखाते हैं। अब रही राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं तो धारा 124 से आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहने से? और जितने लोगों पे आपने 124 से लगाया, 400 लोगों पे, उस पे 6 लोगों पे साबित हुआ। आप राष्ट्रवादी बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद नहीं मांग करे कि 35 से खत्म कर दीजिए। आप सरकार में है, कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये भी मांग करें कि 35 को भी खत्म करें। कांग्रेस मांग करेगी 35 से भी खत्म कर दे। सरकार में है, राष्ट्रवाद पर राष्ट्रवाद कर रहा है, खत्म करो। हाँ, धारा 124 से खत्म करिए, आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? अरे भाई, जो 35 से कांग्रेस से जोड़ी थी, जरा उसका भी चर्चा करिए। ये आपका राष्ट्रवाद है, बताइए। अधिक साथी हमारे, मुझे एक मिनट मैंने एक सवाल किया था और उसके बाद महंगाई के नाम पे कांग्रेस के मुंह में बर्फ जम गई। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। सिक्के के चुनाव में आप क्यों नहीं बोलते हैं? चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं तब आंकड़े नहीं दिखाते हैं कि आंकड़े कहाँ चले जाते हैं? हिंदू मुसलमान खाली चुनाव में आंकड़े क्यों नहीं दिखाए आपने? योगी जी ने ये आंकड़े इंडियन ऑयल के हैं, ये भारत पेट्रोलियम के हैं, तब कहाँ चले गए थे? ये भाई साहब 350 वाला सिलेंडर बहुत महंगा लग रहा था, 350 रुपए वाला सिलेंडर बहुत महंगा लग रहा था। तब 2014 से पहले वाले आंकड़े कहाँ गए? 2014 से पहले के आंकड़े कहाँ गए थे? 350 में साहब सिलेंडर रख लिया जाता था दिल्ली में, साहब चूड़ियां भेजी जाती थी। तब क्या भाजपा ने स्पष्टीकरण दिया था इस पे? आज 8 साल के बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। शासनकाल का उन्होंने उल्लेख किया है। भाई साहब तब आपने कहा था हम तो 350 से सिलेंडर देंगे, तब आपने तो उल्लेख नहीं किया था साहब हम 1100 का देंगे। अभी 22 का चुनाव हुआ, आपने इंडियन ऑयल के आंकड़े क्यों नहीं दिखाए? तब तो हिंदू मुसलमान आप करते रहे, 80-20 करते रहे। बताइए, हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, वो टोपी वाले हैं, लुंगी वाले हैं, इन्हें कर रखा। आप ये बातें करते हैं। आप उस समय आंकड़े दिखाते कि इंडियन ऑयल के देखो ये आंकड़े हैं, भारत पेट्रोलियम के ये आंकड़े हैं, और हमने तो महंगाई कम करी है। आप तब क्यों नहीं बताते हैं? ये डिबेट में बैठने से नहीं, जब मौका आता है तो चुनाव के समय आपका विकास, आपके सब चीज ख्याल रहती है। चलिए एक मिनट जवाब दीजिए। हाँ विकास, 1 मिनट आप बोले आलोक जी बोल। हाँ, मुझे देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि शायद विषय पे रहिए, कमल का फूल और महंगाई पे वो गए थे, मैं नहीं गया था। पहली चीज, अब विषय पे आता हूं तो सबसे बड़ी चीज है कि आनंद शर्मा जब जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं तो कांग्रेस को बहुत दर्द होने लगता है। ये डर है कांग्रेस का, और वही डर आज कानपुर की घटना के बाद कांग्रेस और सपा के चेहरे पे दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, अच्छी पहल की है ना। और जब अच्छी पहल की है तो वो डर नहीं होना चाहिए। इन्हें डर है अपने वोट बैंक खिसक जाने का, जो अब इकलौता वोट बचा है। आलोक जी बोलिए। हाँ, आलोक जी समाप्त करिए, समाप्त करने वाला। देखिए शेखर भाई, सभी विपक्षियों को अब अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। ये जो इन्होंने पूरे समाज को खांचों में बांट रखा था, उन खांचों की खाई को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनको अपना जनाधार खिसकता नजर आ रहा है, और पूरे देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है।
और जो हमारा जो एक वर्ग मुस्लिम वर्ग था जिसको इन्होंने बहुत 70 साल से बरगलाया हुआ था, अब धीरे धीरे जब हमारे कार्यकर्ता उस वर्ग में जाकर के उनको समझने का, अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि भाजपा इसमें सफल हो जाएंगे और मैं यहाँ से शून्य हो जाऊंगा। तो बस सिर्फ एक डर है और कोई डर नहीं। आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास का, विवेक जी का, वरुण त्रिपाठी का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर, नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।